Thank you very much Dr. Khaqan for joining us early in the morning. I hope you are doing well. ये जो अभी हम कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे थे दो कि अभी हमने पेट्रोल सस्ता हुआ देखा है, डॉलर में थोड़ी कमी आई है, क्या हम इस पे खुश हों? क्या ये खुशी हमारी लॉन्ग टर्म है या इस पे हमें थोड़ा अभी भी संभल कर चलने की ज़रूरत है? तो और मतलब अगर हम इसको इस तरह समझें कि जो डाउन साइड रिस्क था जिसमें रुपया कमजोर हो रहा था, स्मगलिंग हो रही थी अक्रॉस द बॉर्डर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पे हर्ट कर रही थी, ईरान से तेल स्मगल हो रहा था, अगर आप इन सब चीजों को देखें तो इनकी जो डाउन साइड रिस्क है एटलीस्ट मैं कंफर्टेबली ये तो कह सकता हूं कि उसको लिमिट करने की कोशिश की गई है। जब आप अपनी जिंदगी की या इकोनॉमी की डाउन साइड रिस्क को संभालते हैं तो आपको थोड़ी सी अपसाइड इन द बैरोमीटर्स, जो इकोनॉमी के बैरोमीटर्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, जैसे रुपए की कदर है, उसमें बेहतरी इमीडिएटली दिखाई दे देती है बिकॉज ये एक हाई फ्रीक्वेंसी किस्म का इंडिकेटर है। सो अगर आप ये देखिए तो आपको स्टॉक मार्केट में भी उसकी एक वजह रुपये की स्ट्रेंथनिंग है, कुछ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आप सही कह रही हैं। आई थिंक देयर इज अ सर्टेन चेंज इन सेंटिमेंट कि शॉर्ट टर्म इज लुकिंग ऑल राइट, कोई डाउनसाइड ऐसी दिखाई नहीं दे रही। तीसरी बात यह है कि कुछ कॉटन क्रॉप अच्छी आ रही है, राइस क्रॉप अच्छी आ रही है, उससे ये उम्मीद बनती है कि एटलीस्ट agriculture would do well, which is being an agriculture economy या agriculture की 23% हुजम है in the GDP, that looks better. कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज भी ठीक ही रहा है बावजूद इसके कि बहुत इकोनॉमी के फंडामेंटल मसाइल अपनी जगह खड़े हैं। लास्टली एफबीआर के जो नंबर पहले क्वार्टर के आए हैं वो आईएमएफ के टारगेट को सरपास कर गए हैं। सो अगर इन चीजों को आप ओवरऑल देखें, दुनिया में थोड़ा सा हमें टेलविंड इस तरह मिली है कि जो $96 बैरल का ब्रेंट यानी कि ऑयल था वो $84 बैरल पर आ गया। पर जो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट है जिसका आपने बड़ा अच्छा जायजा पेश किया है अभी, उसकी वजह से वापस 89 पे चला गया, बट स्टिल इट्स $6 ऑफ इट्स हाईज, जिसकी वजह से ये एक रूम क्रिएट हुआ है। रूम क्या है? 48 रुपीज हमें अभी तक 2 हफ्ते में हमने पेट्रोल को कम किया है, 26 रुपए का पास थ्रू है हाई स्पीड डीजल पे, बावजूद इसके कि हमने 5 रुपए इस पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई है, 50 से 55 की है जो गवर्नमेंट की किटी में जाती है, फिर भी आपको एक 26 रुपए का रूम मिला है। ये जो ओवरऑल तनाजुल है अर्मिला, अभी भी रिस्क्स तो हाइटेंड है। आईएमएफ का रिव्यू नवंबर में ड्यू है, वो कराना है, हमने इंश्योर करना है। आपको पता है अफगान महाजरीन ने वापस जाना है, सो उसकी एक सर्टेनिटी क्रिएट होनी है। आई एम श्योर कि उनके साथ बैठ के तय करके एक इसी तरह का इनखला होगा जो ना हमारी एरियाज को डिस्टर्ब करे, ना हमारे कोई ऐसा अनटूवर्ड एक्शन क्रिएट करे, और आर्म्ड फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट मिलकर उसको इंश्योर करेंगी। फिर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो कोशिश की जा रही है कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, सीपेक 2 पे बात की जाए। अब हमने सीपेक तो बहुत कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लग गए, तो उसकी तरफ हमने आगे बढ़ना है। फिर ऑफ कोर्स इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, हमने देखना है कि जनवरी फरवरी में उसमें क्या होता है। सो ये एक जैसे आप कहेंगे ना इवनली बैलेंस्ड है, रिस्क अपनी जगह कायम है जिनका हमने जिक्र किया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और कुछ पॉलिसी एक्शन से और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स को थोड़ा सा एक जो सूदिंग हुई है, स्लो हुई है, ये एक ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। इस तनाजुल में इकोनॉमी को देखिए अभी ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा डॉक्टर खाकान, अभी हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी आपने रेफरेंस दिया जो कल आर्मी चीफ ने बात की, उस पर जाने से पहले पेट्रोल प्राइसेस में एक हमने डिक्रीज देखा है। आपने अभी बड़ी अच्छा एक नक्शा खींचा है कि हमें किस तनाजुर में इकोनॉमी को देखना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जब पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं, दो के एकदम से उनमें हाइप आया था, लेकिन अब उसकी कमी के बाद दीगर चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट उस तरह से अभी तक नहीं आया, और इसमें शायद एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं वो भी मैटर करते होंगे, जाहिर है उसमें पॉलिसीज भी होंगी, ये आप बेहतर तौर पे मुझे बता सकते हैं। अब इसका जो बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट है, चाहे वो किराए हैं, चाहे खुरोनोश हैं, आम यूज़र की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर आप किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं आपको 3 हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि सारी कौम को भी समझ आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और हम एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये है कि एक मार्केट ऑपरेट कर रही है हर चीज की। पिछले माह हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इतनी कमी देखी इस्तेमाल में जो कोविड टाइम में देखी थी।
इसका ये मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, इसका ये मतलब है कि फ्रेट की मूवमेंट कम हुई, यानी कि दोनों चीजें कम हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरी डिमांड कम हो गई है और मेरी जो कीमत है वो भी अब कम हो गई है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो अर्मिला मुझे अपनी कीमत को कम करना चाहिए ताकि मेरी डिमांड बढ़े, मेरी और सीटें बस पे बढ़े, मेरा और सामान कैरी हो, क्योंकि लोग कहें कि चलें अब सस्ता हो गया है तो हम सामान कैरी। एक तो ये इस वजह से कीमतों को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, ये बेहतरीन तरीका है कीमतों के एडजस्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि देखें, मार्केट्स जो है जब हम सोचते हैं उनके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। जैसे पेमरा है वो रेगुलेट कर रहा है सारे टीवी चैनल्स को, मैं ये मिसाल इसलिए देता हूं कि आसानी से समझ आ जाएगी। इसी तरह हमारे बाकी रेगुलेटर्स हैं। एक रेगुलेटर है, उसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका मतलब ये है कि यार अगर अर्मिला काम कर रही है एक और खाकान भी वही काम कर रहे हैं और उन दोनों ने तय किया कि यार सारी ट्रांसपोर्ट तो हमारे पास है, हम आपस में तय कर लेते हैं कि हमने 70 रुपए ही किराया रखना है और जो 50 से 70 किया था हमने वापस रिवाइज नहीं करना, तो ये एक बिहेवियर जो है ये गलत बिहेवियर है, ये कलूसिव बिहेवियर है। यानी हम दोनों ने आपस में मिलकर ये चीज तय की, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट्स को कंपेटिटिव रहना है, वहां पे कंपटीशन कमीशन को आना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने गलत काम किया है, हम पे फाइन लगाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि आपको इसका जुर्माना भी है और प्राइसेस एडजस्ट करें। अब ये मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में हर कोई कहता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें, अर्मिला के खिलाफ भी लें और खाकान के खिलाफ भी लें और इनकी कंपनीज को बंद करें और इनको उसको मैं कहता हूं कि जो तीसरे टियर का एक्शन है, बिकॉज मैं पाकिस्तान के मारूजी हालात बखूबी समझता हूं, तो मैं कहता हूं कि एक नज करें, एक थोड़ा सा हमें धक्का दें कि भाई आप सोचें इस बारे में, ऐसा काम ना करें। पुश की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खाकान, मेरे पास टाइम चूंकि कम चाहूंगी, आखिर में हम जल्दी से इस तीसरे बेल्ट एंड फोरम का जिसका बीजिंग में आगाज हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, आप इस मंसूबे को इस खत्ते के हवाले से किस तरह से देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का और पाकिस्तान पे या इस खत्ते के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? दो तरह से पाकिस्तान के लिए राहदारी, यानी कि जिसको मैं ट्रेड के जुमरे में कहता हूं, और देखें ना, अगर हम अपने एक बॉर्डर पे इंडिया के साथ ट्रेड नहीं भी करते, चले मैं थोड़ी देर के लिए इस प्रोपोजिशन को मान लेता हूं, तो ये सारा बाकी ट्रेड तो हमारा कायम है ना। चाइना से लेकर कार कंट्री से लेकर रशिया से लेकर ईरान से लेकर ये जो इतनी बड़ी बेल्ट है, हमने इनके साथ ट्रेड करना है, तो राहदारी एक अच्छी चीज है। नंबर 2, हमें सीपेक 2 पे हर सूरत में मूव करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स लग गए हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें जो इंडस्ट्री मूव हो सकती है, जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक 9 जोन्स हैं, 9 की 9 जो हैं वो, मतलब मैं चले ये भी कह देता हूं कि कोई खास ऑपरेशंस ही नहीं है वहां पे, तो हम क्या कर रहे हैं? इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, इनको अब हमें सीपेक 2 में लेके जाना है और पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगले 5 साल में दुनिया में मनवाना है कि हम खाली डेट IMF या वर्ल्ड बैंक से नहीं मांगते फिरते या दोस्तों से, बल्कि ये भी कुछ कर सकते हैं। अपनी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है। ये सारे काम हमने अंडर सीपेक 2 करने ही करने हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान फॉर योर टाइम। बड़े बेहतरीन अंदाज में आप हमेशा हमारे देखने वालों को, मुझे भी समझ आती है, जो कि मैं तो एक्सपीरियंस, बट इकोनॉमी को लेके जी अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन इस पर मजीद काम करने की भी ज़रूरत है। और डॉक्टर खाकान तो हमेशा बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और अच्छी बात भी है, हमें भी थोड़ी एक मोटिवेशन मिलती है इस हवाले से